अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 4 जून को जब लोकसभा के चुनाव का नतीजा आया था, इंडिया अलायंस बहुत ताकतवर गठबंधन के तौर पर उभरा था, जिसने भारतीय जनता पार्टी को अकेले बहुमत लेने से रोकने में कामयाबी हासिल की थी। लेकिन महज 4 महीनों के भीतर तस्वीर बदल गई और भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव जीतकर विपक्ष को पस्त कर दिया है। अब इसमें दरारें दिखने लगी हैं, जिसमें ताकत थी आज वो उनकी कमजोरी बनकर उभरी है। आज चर्चा हम इसी विषय की करने वाले हैं। बहनों भाइयों, इंडिया गठबंधन में दरार पड़ गई है। सफलता ताकत देती है और असफलता लोगों से दूरियां बनाती हैं और दरारें पैदा करती हैं। इसका ताज़ा उदाहरण इंडिया अलायंस है, जिसने लोकसभा के चुनाव में ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था और अपनी एकता और अपनी राजनीतिक ताकत से बीजेपी को लगातार पूरी ताकत के साथ अकेले बहुमत पाने से रोकने में कामयाबी हासिल की थी। तब इंडिया अलायंस को लेकर बहुत कुछ लिखा पढ़ा और कहा गया था, लेकिन बहनों भाइयों, महज 4 महीने के भीतर तस्वीर बदल गई। भारतीय जनता पार्टी ने जो खोया था उससे ज़्यादा उसने हासिल कर लिया। शायद एक हार ने बीजेपी को सबक दिया, उसने सीखा और अपनी हार को जीत में तब्दील कर लिया। यह भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप, उनके कार्यकर्ताओं की मेहनत और उनके विचारधारा के स्प्रेड होने के कारण जनता में जो उनकी पॉपुलैरिटी रही वो आपको हरियाणा के चुनाव में भी दिखी और महाराष्ट्र के चुनाव में भी दिखी। दोनों जगह क्लियर कट मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया, भारतीय जनता पार्टी के अलायंस के पक्ष में आया। हरियाणा और महाराष्ट्र ने जो मैंडेट दिया बीजेपी को और एनडीए को, उसने इंडिया गठबंधन के हौसले पस्त कर दिए। इसीलिए देखिए, अब खुली दरारें सामने आने लगी। जिस कांग्रेस और जिस इंडिया अलायंस में राहुल गांधी के नेतृत्व को सबसे ताकतवर नेतृत्व कहा जा रहा था, आज उस पर सवाल उठने लगे। ये सवाल हरियाणा के चुनाव में भी लगे, ये महाराष्ट्र के चुनाव में भी लगे। सहयोगियों को साथ न लेना, कुछ ही मुद्दों को पकड़कर राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश करना, संसद ठप है। वो अलग बात है कि सरकार सहयोग न कर रही हो, लेकिन विपक्ष में भी कांग्रेस की जो भूमिका, सिर्फ अडानी पर बात करने पर कांग्रेस अड़ी हुई है, बाकी सभी मुद्दे पीछे छूट गए। एक के बाद एक हार ने गठबंधन के भीतर दरार उत्पन्न की है। ये दरार समाजवादी पार्टी की तरफ से भी दिखी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी दिखी और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी दिखी, और ये शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गठबंधन की तरफ से भी दिखी। आदित्य ठाकरे ने तो साफ साफ कह दिया कि महाराष्ट्र की जो समाजवादी पार्टी की यूनिट है वो बीजेपी की बी टीम की तरह काम करती। तो प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने बड़ी कड़ी आलोचना कर दी राहुल गांधी के संभल जाने को लेकर, उसे औपचारिकता करार दिया। एक दूरी है जो लगातार बनती जा रही है। टीएमसी ने पहले ही इस गठबंधन के एक बड़े हिस्से से किनारा कर लिया, पार्लियामेंट में भी उन्होंने किनारा किया था और मुद्दों पर तो एकदम किनारा है उनका। तो इस गठबंधन में ये बिखराव दिख रहा है। बिखराव के कई कारण हैं। कांग्रेस का किन्हीं मुद्दों को लेकर रिजिड भी रहना, जैसे इस बार अभी पार्लियामेंट चल रही है, पार्लियामेंट 8 दिनों से चल ही नहीं पा रही। अपोजिशन के लोग चाहते हैं कि कुछ बैठकर बातचीत हो, अडानी का मुद्दा भी रहे लेकिन बाकी मुद्दों पर भी डिस्कशन हो, लेकिन कांग्रेस की सिर्फ एक डिमांड है कि वो अडानी के मुद्दे पे बात करेंगे। इस कारण संसद चल ही नहीं पा रही। 7-8 दिन से कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। संसद ओपन होते ही एडजर्न हो जाती है। एक काम नहीं, क्वेश्चन आवर तक बहनों भाइयों नहीं हो पा रहे। जो एक एमपी की बेसिक नीड्स एसेंशियल्स है, वो काम भी नहीं हो पा रहे। ऐसा नहीं कि कांग्रेस इसके लिए कसूरवार है। कांग्रेस अपोजिशन का मुख्य दल है, उसकी बट नेचुरल है कि वो सरकार को घेरेगी, लेकिन कोई रास्ता ना तो सरकार निकालने के प्रयास कर रही है और ना अपोजिशन के दल, संसद ठप पड़ी है। लेकिन इस बीच ये दरारें साफ दिख रही हैं जो कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और शिवसेना यूबीटी में है। इसका परिणाम क्या होगा? इसकी पहली झलक आपको दिखी थी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में, महाराष्ट्र के जनरल असेंबली इलेक्शन में। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन सिर्फ बयानों पर हुआ, ज़मीनी तौर पर नहीं हुआ। एक भी सीट कांग्रेस पार्टी ने यूपी के बाई इलेक्शन की नहीं लड़ी। और महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी 12 मांग रही थी, सिर्फ 2 सीटें मिली। उनको लेकर भी तमाम तरह के मतभेद रहे। तो क्या अब यह गठबंधन आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, आगे चलेगा, या फिर यह गठबंधन अब धीरे धीरे बिखराव के रास्ते पर है?
क्या ये एक विचारधारा को लेकर इकट्ठा हुए थे? विचारधारा शुरुआती समय में थी। बहनों भाइयों, मुद्दे वो होते हैं जो जनता को क्लिक करते हैं। संविधान और आरक्षण के मुद्दे ने जनता में इस बात का विश्वास जगाया कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी के टॉप लीडर्स या बड़े नेता संविधान और आरक्षण को लेकर स्टेटमेंट दे रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये सब खत्म होगा, लिहाजा उस पर मैंडेट मिला इन्हें। लेकिन उन मुद्दों के इतर अब दूसरे मुद्दों पर लगातार सिर्फ फोकस करना, ये एक राजनीतिक तौर पर घातक भी होता जा रहा है। वो भी तब जब दो मैंडेट आपके सामने हों, हरियाणा का, महाराष्ट्र का। ये ठीक है कि झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन ने सफलता अर्जित की और वहाँ जेएमएम के नेतृत्व में सरकार बनी, उनकी सरकार रिपीट हुई, ये भी एक उपलब्धि है। लेकिन इन उपलब्धियों के सापेक्ष अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि गठबंधन ने खोया बहुत कुछ है, पाया बहुत कम है, खोया ज़्यादा है। आगे क्या ये गठबंधन कंटिन्यू रहेगा? अभी जो कड़वाहट है उसको देखकर इस गठबंधन पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। आज चर्चा इसी विषय की, क्या ये दरार बढ़ेगी, गठबंधन खत्म होगा या फिर ये इसी तरह हिलता डुलता चलता रहेगा? कुछ स्टेटमेंट फिर डिबेट। जो अपोजिशन के लोग हैं, हमसे कोई बात नहीं हुई, इलेक्शन में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं किया, टिकट बंटवारे में कोई बताया नहीं, तो फिर हमारा क्या लेना देना उनसे? तो कह रहे थे कि मैं सेकुलर हो गया हूं और कांग्रेस और शरद पवार जी के साथ, समाजवादी के साथ अलायंस किया था उन्होंने, उनको वो हार गए तो फिर किसानी बिल्ली खंबा नोचे, फिर वो जाकर के वही बात कर रहे हैं जो पहले करते थे। मैं समझता हूँ कि फिर ये महाविकास आघाड़ी जो है वो चल नहीं पाएगी अगर ऐसा होगा तो। अखिलेश जी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ की जो है वो कभी कभी भाजपा की बी टीम की जैसे बर्ताव करते हैं, वो हमने पहले भी देखा है। हमें महाविकास आघाड़ी में ये जो ए टीम्स बी टीम्स है वो ना सिखाए। कहीं भी चाहे किसी की घटक दल को नेता बना लें या किसी और को बना लें, उससे हम लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जनता जो है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है और योगी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। किसी हीरो ने गाना गाया था, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, वही हाल इंडिया गठबंधन का है। बहुत दिनों के बाद ओम प्रकाश राजभर के दिल में कुछ उमंग जागी है कि गठबंधन में कुछ तो दरार आई। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा में मेरे साथ मनीष शुक्ला मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। कर्नल शरद शरण मेरे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। उमाशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं। आसिम वकार साहब हमारे साथ एमआईएम से मौजूद हैं। सुनील शुक्ला जी जाने माने पत्रकार और मुंबई से बहुत ही ख्यातिलब्ध और सीनियर जर्नलिस्ट रवि तिवारी भी हमें इस डिबेट में ज्वाइन कर रहे हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद। मनीष जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। आज तो आपको बहुत खुशी हो रही होगी कि इनके यहाँ दरारें पड़ गई या ये लोग अलग रास्ता चुनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये परिवर्तन जो हुआ, इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई लाभ है या आप मानकर चल रहे थे कि ये गठबंधन वैसे ही ताकतवर रहेगा और आपको बहुत कठिन मुकाबला देगा? देखिए ब्रजेश जी, जो ये इंडी गठबंधन बना था उसका लक्ष्य कोई जनहित या राष्ट्रहित तो था नहीं। पारिवारिक विरासत को बचाने के लिए तमाम पारिवारिक पार्टियां एकजुट हुई थी लोकसभा के दौरान। फारूक अब्दुल्ला को ले लीजिए, अखिलेश यादव को ले लीजिए, कांग्रेस को ले लीजिए, और वहाँ महाराष्ट्र में जो इनके अभी बी टीम सी टीम बता रहे हैं, उद्धव जी की पार्टी को ले लीजिए। और जब किसी गठबंधन का लक्ष्य ये नहीं होता है, निजी स्वार्थ होता है और पारिवारिक विरासत बचाना होता है, तो उस गठबंधन का हश्र यही होता है। और इसमें कोई आश्चर्य का विषय नहीं है ब्रजेश जी, और कोई नई बात भी नहीं है। लोकसभा के पहले मध्य प्रदेश का चुनाव हो रहा था, हमने सबने देखा था कि कमलनाथ ने कहा ये अखिलेश वखिलेश कौन है, और अखिलेश जी ने क्या कहा इनके प्रदेश अध्यक्ष को, शब्द मैं नहीं प्रयोग करूंगा, राजनीति में भारतीय जनता पार्टी मर्यादा के लिए जानी जाती है। अपने ही गठबंधन के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को अखिलेश जी ने किन शब्दों से नवाजा था। उसके बाद जो झोंझों चैनलों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं में उस दौरान हुई थी, ये भी आप लोगों ने भी डिबेट कराई थी। फिर लोकसभा के बाद हरियाणा के चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा ने फिर अखिलेश यादव को उनकी हैसियत बताई थी। तो अब उद्धव ठाकरे की पार्टी उनकी हैसियत बता रही है, तो कोई आश्चर्यजनक नहीं है। दरअसल उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्य विपक्षी दल जरूर है, लेकिन भयभीत हैं, डरे हुए हैं, चूंकि 2012 में इनके पिताजी और चाचा जी ने इनको मुख्यमंत्री बना दिया था।
तब से जीत इनके जिम्मे आई नहीं, और अभी 2024 में कुछ सीटें जीते तो पॉपकॉर्न की तरह उछलने लगे और पीडीए में से पीडी डिलीट कर दिया। केवल अल्पसंख्यक, वो भी मुस्लिम परस्ती पर उतर आए, उसका भी परिणाम सामने जनता ने दे दिया। तो घुटना टेक राष्ट्रीय अध्यक्ष है इस समय अखिलेश यादव। कांग्रेस वाले चाहे इनको जो भी कह देंगे, ये इतने निराश हैं, इतने हताश हैं, हार से इतने उबे हुए हैं, इतने परेशान हैं, ये चाहते हैं कि किसी तरीके से हमको कोई दिया दिख जाए। और कौन दिख रहा है इनको दिख रहे हैं जॉर्ज सोरोस के जो बी टीम है देश में, जॉर्ज सोरोस की जो बी टीम है देश में, कांग्रेस। तो कांग्रेस का पल्लू पकड़कर ये चुनावी बैतरणी पार करने के लिए घुटना टेकने को तैयार है। तो ये कोको झोड़ो होने दीजिए ब्रजेश जी, ये इंडी गठबंधन की नियति है, क्योंकि इनके पास कोई साफ नीति। बहुत शुक्रिया। मैं उमाशंकर पांडे जी को आमंत्रित करता हूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता है। पांडे जी, स्वागत आपका। ये गठबंधन में दरारें क्यों पड़ रही हैं? ये क्या आपकी कोई हठधर्मिता है या फिर आप हार रहे हैं, इस कारण लोग आपको छोड़कर जा रहे हैं? ब्रजेश जी, दरार नहीं है, ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। कांग्रेस पार्टी में या जो इंडिया का अपना एक दल है, इन लोगों में कोई अलोकतांत्रिक चीज़ें नहीं है कि कोई तानाशाह है, वो जो कहेगा उठ जाओ तो लोग उठ गए, बैठ जाओ बैठ गए। ये भाजपा में चलता है, ये इंडिया में नहीं चलता है। इंडिया में लोकतंत्र है, बाबा साहब का जो संविधान देश में है वही हमारे संगठन में है। तो कोई दरार नहीं। इक्का दुक्का जो आवाज़ें आपको आ रही हैं, ये कौन लोग हैं? कोई अखिलेश यादव जी का बयान हो वो बता दीजिए, राहुल गांधी जी का बयान हो बता दीजिए, ममता बनर्जी जी का, उद्धव ठाकरे जी का कोई बयान हो वो बता दीजिए। आपको मैंने दो स्टेटमेंट सुनवाए हैं पांडे जी, एक अबू आसिम आजमी का, वो महाराष्ट्र में अखिलेश यादव नहीं है, वो समाजवादी पार्टी के एक यूनिट के अध्यक्ष हैं मुंबई। आदित्य ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे नहीं है ना, अभी बचपना होगा, बोल रहे हैं कुछ ये लोग आपस में। उनके लीडर को बचपना बोलोगे? नहीं, मैं कह रहा हूं इतना आपको घमंड सवार हो गया? नहीं, हमें कोई घमंड नहीं है, आपस में ये बोल रहे हैं। लेकिन जब शीर्ष नेतृत्व से जब कोई बात आ जाए तो वो उस बात को माना जाना चाहिए। ये लगातार आप हरियाणा आती रहती हैं, हरियाणा कोई इधर उधर का कोई कुछ बोल दे उसको थोड़ा। ये लोग इधर उधर के नहीं है, ऐसा ना करें। इंडिया बिल्कुल आप अबू आसिम आजमी का अपमान कर रहे हैं। ये प्रेसिडेंट, मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूँ। हमारे इंडिया गठबंधन के सम्मानित एक यूनिट के अध्यक्ष हैं आदित्य ठाकरे जी। तो बचपना क्यों कह रहे हो फिर? ये क्या है? ये इस तरीके से थोड़ी आके बोलना चाहिए। अब पता चलता है कोई समाजवादी पार्टी का कोई ऐसा वैसा नेता बोल दे, उस पे हम लोग टिप्पणी करें, वो ये स्टेट प्रेसिडेंट है पांडे जी। नहीं, अबू हाजमी ने क्या बोला, हाजमी नहीं, नंदा ने क्या बोला, एक वो आईपी सिंह कोई है, मैं तो जानता नहीं, खैर क्या बोल दिए। ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें, हाँ, आईपी सिंह जो है वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, माननीय क्या है, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और आप उनके साथ कम से कम 100 डिबेट आप कर चुके हैं। इस वक्त आप मुंह चुरा रहे हैं। अच्छा, आईपी सिंह नहीं, मैं समझ गया, सॉरी। अच्छा, नहीं, आप खुद समझ रहे हैं। भाजपा से जो अभी गए सपा में ना, उनकी बात जिनके साथ मंच शेयर करते हैं, क्या मतलब है ब्रजेश जी? आईपी सिंह क्या मतलब है? कल को भाजपा से टिकट मांग रहे थे, आज समाजवादी पार्टी में भौंक रहे हैं, क्या मतलब है? मतलब सॉरी, वो ऐसे ही बोल दिया मैंने। ये क्या तरीका है? अखिलेश यादव जी पार्टी के लीडर है, राम गोपाल यादव जी ने क्या बोला उसको समझिए। उन्होंने कहा इंडिया गठबंधन जरूरी है और ये इसको चलते उन्होंने संभल पे क्या कहा? संभल पे क्या आपके इतने टॉप लीडर पर टिप्पणी कर दी कि ये कुछ नहीं, औपचारिकता करने के लिए जा रहे हैं। कोई बात नहीं, उन्होंने बोला, लेकिन हमारा जो आपकी हिम्मत नहीं कि प्रोफेसर के खिलाफ बोल पाओ। आईपी सिंह को तो आप भला बुरा कह लोगे, बोल के दिखाओ जरा प्रोफेसर के खिलाफ। नहीं, उन्होंने बोला, मैंने राम गोपाल, आपकी हिम्मत नहीं है पांडे जी की आप बोल लो। नहीं, बोल के दिखाओ राम गोपाल के खिलाफ। औकात ये सब तो भाजपा वाले देखते हैं, हमारे यहाँ लोकतंत्र चलता है। और राम गोपाल यादव जी का जो बयान है वो ये कि इंडिया गठबंधन इन षड्यंत्रकारियों को रोकने के लिए जरूरी है और ये चलता रहना चाहिए और चलेगा। क्या कांग्रेस पार्टी की हठधर्मिता है कि वो सिर्फ एक मुद्दे को लेकर संसद नहीं चलने दे रहे हैं? इस कारण आपके दो जो मेजर पार्टनर हैं, टीएमसी और समाजवादी पार्टी, आपके साथ उनके मतभेद बढ़ गए हैं? नहीं,
संभल पर आपने खुद कहा, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी संभल जा रहे थे। हमारे लिए वो मुद्दा भी महत्वपूर्ण है, हमारे लिए मणिपुर भी महत्वपूर्ण है, हमारे लिए अडानी भी महत्वपूर्ण है ये मुद्दा, क्योंकि पूरे भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग एक व्यक्ति को बचाने में लगे हैं जो भारत की अस्मिता क्या पर सिर्फ खतरा अडानी है। ही मुद्दा है और किसी मुद्दे पे नहीं, संसद हमने नहीं तो कहा चलनी चाहिए? संभल भी। और मैं एक और बात बोलूं, अभी धन्यवाद पांडे जी, सेकंड राउंड में 2 सेकंड प्लीज 2 सेकंड। अभी मनीष जी को मैं सुन रहा था कि ये परिवारवादी सर पार्टियां- अगले राउंड में बोल लीजिएगा प्लीज। ये लास्ट मैं खत्म कर्नल कर साहब को दूं। आमंत्रित मैं करता केवल हूं, नाम प्लीज। ले पांडे नाम जी। ले लूं। देखिए, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर 2 बेटे, चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी, इन सबके ओके, परिवार के कर्नल बारे में शरद सरन, बताएंगे क्या? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, बहुत मनीष जी, स्वागत बताना आपका। भैया। कर्नल साहब, आप मुझे बताओ कि आपके पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता लोग काफी भली बुरी टिप्पणियां राहुल गांधी पे कर रहे हैं। आपकी महाराष्ट्र की स्टेट यूनिट के प्रेसिडेंट ने किस तरह का स्टेटमेंट दिया आपके सामने है, तो क्या मैं मान लूं, और प्रोफेसर राम गोपाल का स्टेटमेंट भी हमारे सामने है, तो मैं मान लूं कि आप लोग के रास्ते यूपी में अलग हो गए? ये 300 से अधिक परिवारों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी मर्यादा के विषय में बात कर रही थी। मैं थोड़ा कुछ बोलना चाहूँगा। इनके जो सबसे सीनियर नेता हैं वो बंगाल में सिर्फ एक डायलॉग बोल करके, इतना अशिष्ट भाषा एक महिला के खिलाफ इस्तेमाल करके पूरा बंगाल का चुनाव हार चुके हैं। 50-50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलते हैं महिलाओं को, और दीदी ओ दीदी सम्मेलन में लाखों की भीड़ में बोलते हैं महिलाओं को। कम से कम ऐसे घटिया लोगों से मर्यादा सीखने की समाजवादी पार्टी को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। दूसरी बात, पल्लू से लटक जाना, घुटना टेक देना। मुझे लगता है कि जब कोई प्रवक्ता साथी डिबेट में बैठे तो थोड़ी बेहतर हिंदी का प्रयोग करें। इस तरीके की शब्दावली शायद अशिष्ट है, नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। दूसरी बात, जो आपने सवाल किया तो बहुत गंभीर सवाल है, हम इसको वृहद रूप से समझना होगा। कोई भी गठबंधन होता है तो विचारों के बेस पे और मुद्दों के बेस पे गठबंधन होता है। अंततः वो चुनाव में जाता है, चुनाव के बाद पुनरीक्षण करता है अपने गठबंधन में जो कमी पेशियां हैं। सामने वाले को अगर हराने में कहीं ना कहीं आंशिक रूप से नाकामयाब हो जाता है तो अपनी योजनाओं को बेहतर करता है, अपने संगठन को वृहद करता है। मैं तो ये चेताना चाहूँगा एनडीए गठबंधन वालों को कि उनके बहुत से दल हमारे संपर्क में हैं। नेतृत्वशीलता के हिसाब से नेतृत्व के चयन की बात चल रही है, और अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन एक ऐसे छाते के नीचे हो जिसकी छड़ी इतनी मजबूत हो कि देश में उसकी पहचान हो, ताकि जो दल आज की तारीख में एनडीए गठबंधन में है वो हमारे साथ आके हमारी लड़ाई को मैं मजबूत कर कुछ सके। 2-3 प्रश्न करना चाहता हूं। जी, आपकी पार्टी के जो महाराष्ट्र यूनिट के अध्यक्ष हैं, उनका स्टेटमेंट आपने सुना? जी। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी अब चल नहीं पाएगी? ब्रिजेश जी, अगर हमको और आपको दोनों को फर्ज कीजिए विद्यालय में पढ़ने जाना हो तो हम पीले रंग की पेंसिल या लाल रंग की पेंसिल पे कभी लड़ाई नहीं करेंगे। हम जो भी छोटा मोटा पेंसिल का लड़ाई है, एक एक पेंसिल बैग में डालेंगे, स्कूल जाएंगे, क्योंकि पढ़ेंगे लिखेंगे तो कुछ कर पाएंगे। इंडिया गठबंधन का यही मुद्दा बिल्कुल क्लियर है कि जो आरक्षण की बात है, सामाजिक अबू न्याय की आसिम बात है, आजमी को ये जनगणना बात की आपने नहीं बात है, बताई? हमारे मुद्दे अभी बदले नहीं है, मुद्दे यथास्थिति हैं। भारतीय जनता पार्टी उसी तरीके से हम लोग जनता का खून पी रही एक है। इंटरेक्टिव डिबेट करें? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अबू आसिम आजमी पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, फिर वो सही हमारे कह रहे हैं? वरिष्ठ नेता हैं और एक स्टेट के प्रेसिडेंट हैं। जो वहां की इस समय वर्तमान में कोई परिस्थितियां हैं उस पर उन्होंने अपना वक्तव्य तो वो दिया तो है। खुला मतभेद है। नहीं, वक्तव्य दिया है, पार्टी अपने स्तर से फैसला करेगा। और जब भी कोई गठबंधन होता है तो उसमें पॉइंट पार्टियों नंबर में 2, जब भी कोई विवाद होता है तो बातचीत होती है। पॉइंट निष्कर्ष नंबर 2, निकाल- जी आदित्य ठाकरे ने समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र यूनिट को जी, भाजपा की बी टीम बताया है। मेरी ही तरह थोड़े से नए हैं तो उन्होंने अपने युवावस्था के हिसाब से कुछ उसके जवाब में कहा होगा। जब वरिष्ठ नेता बैठेंगे तो बात हो जाएगी। लेकिन देखिए, प्राथमिकता से हमें नहीं भटकना है। क्वेश्चन नंबर 3, हमें इंडिया गठबंधन का एक अच्छा संयोजक तैयार क्वेश्चन करना नंबर 3, है। जी, किसको बनाना चाहते हैं संयोजक? एक ऐसे नेता को, अखिलेश यादव? एक ऐसे नेता को जो भारतीय, देखिए राष्ट्रीय आपके अध्यक्ष नेता जी, में क्या कमी है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी व्यस्त हैं। 2027 हमारे किसको सामने, प्रपोज कर रहे हो? 2027 हमारे सामने है। ममता बनर्जी? हम एक ऐसे नेता के लिए चाहते हैं जो हिंदुस्तान में वृहद पहचान रखता किसका हो, नाम तो लो? मार्मिक दृष्टिकोण रखता हो और भारतीय जनता पार्टी को हराया हो और उस उदाहरण के साथ तो वो हराया हो। मार्मिक ममता बनर्जी? महिलाओं का आप पैटर्न देख लीजिए। लोकसभा में आप हमने राहुल कितने- को रिप्लेस बस करना 30 चाहते सेकंड दीजिए।
लोकसभा में महिलाओं को हमने कितनी टिकट दी, भाजपा ने कितनी दी, उपचुनाव में हमने महिलाओं को कितनी टिकट दी, भाजपा ने कितनी दी। ममता बनर्जी मुझे लगता है कि वर्तमान परिस्थिति में बहुत अच्छे संयोजक बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रोहित अग्रवाल को इनवाइट करता हूं। रोहित, आपने देखा होगा कि अब थोड़ी दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं इंडिया अलायंस के घटक दलों के बीच, तो ये कारण आप क्या मानते हैं? दूसरा, लगातार हार के कारण ये स्थितियां बदल रही हैं या फिर कांग्रेस इन्हें नेतृत्व तो नहीं दे पा रही है? ब्रिजेश जी, एक्चुअल में ये दरारें नहीं हैं। असल में तो क्या है कि कभी जुड़े ही नहीं थे, धरातल पे कभी इंडिया गठबंधन उतरा ही नहीं था। इंडिया गठबंधन शुरू से कागजी गठबंधन था, हम भी इनके हिस्सा थे, इसलिए हम ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं इनको। और हमने भी इसी वजह से इनको छोड़ के हम चले गए थे, क्योंकि ना तो इनके नीयत साफ थी, ना इनके मुद्दे साफ थे, और ना इनको पता था कि हमको करना क्या है। ये सब अपनी अपनी राह, अपनी अपनी चीज़ों पे चल रहे थे। आप कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। अब कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पे कई बड़े नेताओं को बता रहे थे कि बच्चे हैं, ये हैं, वो हैं। उद्धव ठाकरे जी, क्या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन की विचारधारा रखते हैं वो? उनकी विचारधारा बिल्कुल विपरीत है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। ऐसी स्थिति में आप मुझे तो जैन जी के भी विचार नहीं, एक मिनट वाले नहीं थे। जैन जी पे तो हम बात करने के लिए बैठे ही हैं विजय जी, है ना। मैं तो भाई उन्हीं की पार्टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। माननीय जयंत चौधरी जी ने जो किसानों के लिए किया है, जो समर्पण दिखाया है, वो तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जो आज छात्रों के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, जो उनके विभाग आज काम कर रहे हैं स्किल इंडिया में यूथ के लिए, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है ना। कोई यूथ आपने बच मुझे नहीं सवाल, रहा हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं बच रहा ब्रिजेश जी, सच्चाई यही है। और आप देखिएगा कि 2029 तक हमारे देश के अंदर ये जो मुद्दा है ना अनएम्प्लॉयमेंट का, ये रिजॉल्व हो चुका है। वही मैं पांडे जी कह रहा था, कोई बचेगा नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं बचेगा। मैं कांग्रेस वालों को भी नहीं छोड़ेंगे हम, इनको भी स्किल्ड कर देंगे। ये जो अनस्किल्ड लोग हैं ना, इनको भी स्किल्ड कर देंगे। स्किल्ड के बारे में तो मुझे कोई डाउट नहीं है, इन लोगों को हो तो। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं डे वन से आपकी स्किल के बारे में बिल्कुल कंफर्म हूँ। नहीं ब्रिजेश जी, देखिए यही तो बस आपने हमारी स्किल पे सारा टाइम दे दिया ना। इंडिया गठबंधन वालों की स्किल पे दिया होता तो आपको समझ में आता कि दरारें है ही नहीं, ये तो पहले से ही दूर दूर थे। ये तो दो तने थे पहले से ही, बहुत सारे तने थे। आप देखिए ना, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी कह रहे थे, इनको हैसियत बता रहे थे अखिलेश यादव को। अब ये कांग्रेस के प्रवक्ता के हिसाब से कमलनाथ जी छोटे नेता हो सकते हैं, भाई मैं नहीं कहूंगा कमलनाथ जी को छोटे नेता। वो दीपेन हुड्डा जी ने तो क्लियर कट कहा था समाजवादी पार्टी की कोई हैसियत नहीं है। सर नहीं, पहला राउंड है सर। ये इस तरीके से अगर डिबेट करना है, इनको गाली के लिए दर्द हो रहा है भाई, इनको गाली खाने का शौक है। आप तो मिलिट्री बैकग्राउंड के, इनको गाली खाने का शौक है। मैं तो कमलनाथ जी ने तो इन्हीं नेता को बताया था, बीच में कोई किसी को नहीं बोला। दूसरी बात, दीपेन हुड्डा जी हरियाणा के अंदर, उन्होंने तो हैसियत बता दी थी समाजवादी पार्टी को कि धन्यवाद सर, हैसियत नहीं। बहुत शुक्रिया। अखिलेश यादव जी ने उसके बाद उपचुनाव में कांग्रेस को उसकी हैसियत बता दी। मैं अब ये अगर छोटे नेता हैं तीनों, तो भाई मैं अब इनको कांग्रेस के नेता को क्या ही कहूं। वकार साहब, मैं देख रहा हूं कि हालांकि आप बहुत पहले से इसको प्रेडिक्ट करते आ रहे थे, फाइनली वो मुझे दिख रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये अलायंस 4 जून के पहले वाली स्थिति में कामयाब रहेगा, ये इकट्ठा रह पाएंगे, या फिर आने वाले वक्त में ये बिखराव और बढ़ेगा? क्योंकि मैं देख रहा हूँ टीएमसी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, यूबीटी और अब आम आदमी पार्टी एग्जाम्पल है, ये सब धीरे धीरे अपनी अलग अलग राह चुन रहे हैं। आप कारण क्या मानते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो जो पॉलिटिकल अलायंस होते हैं वो मोहब्बत के अलायंस नहीं होते हैं कि आई लव यू आई लव यू। ये अलायंस होते हैं फ़ायदे के और नुकसान के, किसको किससे कितना फ़ायदा और किसको किससे कितना नुकसान, ये इस पर डिपेंड करते हैं कि चलेंगे या नहीं चलेंगे। महाराष्ट्र में चुनाव हो गया, अब अगला जो चुनाव है लोकसभा का और विधानसभा का वो 2029 में आएगा, 5 साल हैं अभी। बंगाल में 2026 में चुनाव है और उसके बाद 27 में जो चुनाव है वो यूपी में, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है। अब फर्क समझिए, जो वोट बैंक ममता बनर्जी का है वही वोट बैंक कांग्रेस का है। यूपी में जो वोट बैंक समाजवादी पार्टी का है, बहुजन समाज पार्टी का है, वही वोट बैंक कांग्रेस पार्टी का है। अब सबसे पहली बात तो ये कि ममता बनर्जी क्यों चाहेंगी कि उनके वोट बैंक में सेंध लगे या उनका वोट बैंक बटे, क्योंकि जो 2021 में चुनाव हुआ है बंगाल में, उसमें अधीर रंजन चौधरी ने जो गलतियां की थी उसका खमियाजा अब 2026 में कांग्रेस को भुगतना होगा। अगर 2021 वाली गलतियां ना हुई होती और अधीर रंजन चौधरी की मंशा को और उनके तरीके को नकार दिया गया होता तो आज ये गलती ना होती। मैं बिखराव का कारण समझना चाहता हूँ, क्या ये हरियाणा और महाराष्ट्र है? मैंने आपसे कह दिया बिखराव कारण सीधा सा ये है कि कांग्रेस को कोई भी अब अपने अपने स्टेट में विधानसभा में सीट देना नहीं चाहता है।
समाजवादी पार्टी भी ये जानती है कि अब मुसलमान कांग्रेस के साथ नहीं जाएगा। ममता बनर्जी भी 2021 लड़ने के बाद ये समझ गई हैं कि कांग्रेस को नकार दिया गया, कांग्रेस को मुसलमान नहीं देगा। कांग्रेस पार्टी, मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य नहीं हूं, प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो सबसे बेहतर कोशिश कर रहा है उसके साथ देश को खड़ा होना चाहिए। कौन कर रहा है? जो भी अपोजिशन कर रहा है सर, मैं एक के साथ नहीं हूं, मैं सबकी बात कर रहा हूं। आप नहीं कोशिश कर रहे हो? आपकी पार्टी? नहीं, हम भी हैं सर, हम भी हैं। पर आपकी सारी चिंताओं में सिर्फ मुसलमान शब्द ही मुझे दिखा। सुनिए सर, आगे बोल रहा हूं। मैंने एक वीडियो जारी किया, वो वीडियो आप तक नहीं पहुंचा या आपने नहीं चलाया। मैंने ये कहा था कि पूरे हिंदुस्तान में जो अपोजिशन का अलायंस है, इंडिया अलायंस है, इसको सिर्फ वही लोग लीड कर सकते हैं जिनकी राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पॉलिटिक्स में पहचान है। वो लोग जिनके बारे में जनता ये यकीन करती है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी, इसको यकीन है जिसको, ऐसे नेता पर कि ये नेता समाजवादी पार्टी को ने टक्कर देने में सक्षम है। समाजवादी पार्टी ने ममता बनर्जी का नाम प्रपोज किया है, आपको इतराज है कोई? नहीं, ममता बनर्जी ने अपना नाम खुद प्रपोज किया है। समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया उनके प्रपोजल का। सबसे पहला बयान ममता बनर्जी का आया है कि मैं लीड करने को तैयार। आपके हिसाब से वो ओके हैं? नहीं आप विरोध करते हैं? नहीं कर सकती। अगर ममता बनर्जी इतनी सक्षम होती तो पड़ोस के स्टेट में उनकी कुछ सीटें होती, लोकसभा की और एमएलए की। देखिए, बंगाल में एक एमपी वाली पार्टी विरोध कर रही है, जो ऑलरेडी जिन्होंने 2-2 बार 3-3 बार पश्चिम बंगाल जैसी ताकतवर पॉलिटिकल बैटल। एक एमपी और आधे एमपी की नहीं हो रही है, बात हो रही है तो आप विचारधारा डायरेक्ट की। ना कैसे कह सकते हो भाई? आप तो अलायंस का पार्ट भी नहीं हो। मेरी बात आप मत उनके मानिए प्रस्ताव को खारिज कर रहे हो। सर, मेरी बात आप मत मानिए, लेकिन मैं अपनी बात रखने के लिए आजाद तो हूं। हाँ, अभी आपने एक सवाल पूछा, कांग्रेस प्रवक्ता से पूछा कि उपचुनाव में सीट नहीं दी या कांग्रेस ने नहीं ली। समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें दे रही थी, जहां तक मेरा अपनी जानकारी है, और वो मुझे एक तो नहीं सीट पता। गाजियाबाद की थी। मैं ले रहा हूं सर, नाम ले रहा हूं, कंफर्म कीजिए। अब आप एमआईएम में रह के कांग्रेस की इतनी जानकारी रखते हो? मैं Very सबकी good। रखता हूं सर, आपकी भी रखता हूं। अरे तो बोल दिया करो। आपकी भी रखता हूं। देखिए, 2 सीटें दे रहे थे, गाजियाबाद की और एक कोई अन्य सीट थी जिसको कंफर्मेशन थी कि हारेगी, और कांग्रेस पार्टी ने उनसे सीटें नहीं ली। अब हार की जिम्मेदारी पूरी, अगर वो सीट अलायंस में आ जाते तो आधी आधी बटती। अब इस वक्त जो हार हुई है उसकी पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है, पूरी अच्छा, मैंने जिम्मेदारी देखा कि समाजवादी आपको पार्टी सबकी खबर है, खुद की खबर के अलावा। नहीं, हमारी सब खबर है सर हमारे पास। राइट, हमारे पास शुक्रिया खबर आपका। है। मैं आपको बता दूं, मैं थोड़ा 2 सीनियर जर्नलिस्ट लोग हैं, मैं उनकी ओपिनियन ले लूं, फिर मैं आपको। ये गठबंधन मैं बता दूं धन्यवाद आपसे, सर। मेरा एक आखिरी वो ले लीजिए, फाइनल 10 सेकंड सर। जी। ये गठबंधन, इंडिया गठबंधन, अब भारतीय जनता पार्टी का एनडीए है। कौन लीड करता है? नेशनल पार्टी लीड करती है सर, बीजेपी। नीतीश कुमार लीड नहीं करते हैं, चंद्रबाबू लीड नहीं करते हैं, कोई और पार्टी लीड नहीं करती है। जो नेशनल लेवल की पार्टी होगी वही लीड कर सकती है। वकार साहब, आज किधर से खेल रहे हो आप? सर, देश की तरफ से। ओके, देश थैंक की यू। तरफ मैं रवि तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं, मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आदित्य ठाकरे और ये अबू आसिम आजमी के बीच ये क्या चल रहा है जिसके कारण ये जो दरारें हैं उतनी बड़ी दिखाई दे रही? तिवारी जी, ब्रजेश भाई, सबसे बड़ी जो ये आप पूरी कहानी देख रहे हैं, ये पहचान की लड़ाई है। शिवसेना अपने उस हिंदुत्व के पहचान को नहीं भूलना चाह रही है, और समाजवादी पार्टी की मुंबई में, अबू आसिम आजमी की मुंबई और महाराष्ट्र में जो पहचान है वो स्पेसिफिक माइनॉरिटी वोट को लेके है। दोनों अपने अपने वोटर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है कि अगर शिवसेना बाला साहब ठाकरे, हिंदुत्व और खासकर राम मंदिर जैसे मामले से अगर बहुत पीछे हट जाएगी तो उसके लिए काफी, मुझे लगता है कि नुकसान होगा। इस पहचान को बचाए रखने के लिए एक 6 दिसंबर को एक ट्विटर पे वीडियो पोस्ट किया गया था, और उस वीडियो को लेके ही समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आजमी ने ये अपना विरोध जताया है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई बहुत इशू आने वाला है। बस एक चीज है कि चुनाव में जिस तरह से अलायंस को साथ में लड़ना चाहिए, बीजेपी के पास जिस तरह का कोऑर्डिनेशन रहा है, वो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के पास नहीं दिखता। वहां पे कई बार लड़ाई अपनी अपनी सबकी अलग हो जाती है। और कांग्रेस तो कह रही कि आदित्य ठाकरे में बचपना है, यही आपकी डिबेट में बोला गया? मुझे नहीं लगता। ये एक बहुत सोची समझी रणनीति के साथ ये स्टेटमेंट आया है उनका।
वो चाहते हैं कि खासकर राम मंदिर का, बाला साहब ठाकरे का, बाबरी मस्जिद टूटने का जो शिवसेना श्रेय लेती रही, जो क्रेडिट लेती रही, वो उनके हाथ में कंटिन्यू रहे और वो अपने मुद्दे को पकड़ के ऑलराइट, रखना शुक्रिया चाहते हैं। सर। मेरे कोई साथ बचपना नहीं है। सुनील शुक्ला जी भी मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत और धन्यवाद। क्या गठबंधन में सर दरार पड़ गई है परमानेंट, या फिर आने वाले वक्त में ये सब इस दरार को भर पाएंगे? धन्यवाद ब्रजेश जी। बयानों से गठबंधन नहीं टूटते हैं। आप याद कीजिए, किसी एनडीए को छोड़ करके चंद्रबाबू नायडू चले गए थे। मोदी जी का जब आविर्भाव हो रहा था भारतीय राजनीति में, तो नीतीश कुमार जी ने किस किस तरह के बयान दिए थे। हम और आप जिस राज्य में रहते हैं, ओम प्रकाश राजभर ने योगी जी को क्या क्या नहीं अरे कहा। उनका तो मत पूछिए, वो तो डिजास्टर है। तो और हमारे आपके सामने सभी एनडीए के सदस्य हैं जी। ममता बनर्जी, अखिलेश जी, किसी जी ने कभी आज तक ये कहा कि हम इंडिया दल समूह से अलग हो रहे हैं। दरअसल इंडिया दल समूह का गठन ये जन दबाव में बना हुआ गठबंधन है। उन लोगों का जन दबाव है जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से असहमत है, और इस जन दबाव से दूर होने की ताकत उस किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं है जो भाजपा के विरोध की राजनीति करते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी के विरोध की राजनीति करने के लिए यह आवश्यक है कि किसी के पास इतनी ताकत नहीं है कि अपने बूते किसी भी राज्य में बीजेपी से लड़ ले, चाहे वो सत्ता में हो या सत्ता के बाहर। इस स्थिति में यह आवश्यक है कि जो लोग इंडिया दल समूह में हैं वह उससे अलग नहीं हो सकते। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, अखिलेश जी तो लगातार लड़ रहे हैं, इनका बहुत बड़ा व्यापक जनसमूह है, लगातार चुनाव हारते रहे। 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, लेकिन 24 में जब फिर एक गठबंधन मजबूती के साथ लेकर के आते हैं इंडिया दल समूह, मैं केवल कांग्रेस की बात पर नहीं 17 में सेम एक अलायंस राशि- था कांग्रेस के साथ। मैं आपकी बात नहीं, बिल्कुल सेम अलायंस था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राष्ट्रीय पैमाने पर इस तरह की समझ विपक्षी दलों में नहीं थी। और अखिलेश जी का तो आप शुरुआत से रवैया देखिए यार। अखिलेश जी वही है जो तेलंगाना गए थे, तेलंगाना में समिति के नेताओं से बात कर रहे, तत्कालीन मुख्यमंत्री से बात करने के लिए, केसीआर साहब से अलग उन्होंने सभा की थी। और ये जब नीतीश कुमार जी इंडिया दल समूह बनाने की बात कर रहे थे, उस समय भी उन्होंने। तो ये जो ताजा खटपट चल रही है, आपका कहना है कि जस्ट ये एक चिट चैट है, नथिंग सीरियस? ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई इंडिया दल समूह नहीं छोड़ सकता। भारतीय जनता पार्टी से अगर आपको लड़ना है तो आप इंडिया दल समूह के साथ आना ही पड़ेगा, यानी उस किसी भी ताकत के साथ आना पड़ेगा जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। जी। भारतीय जनता पार्टी से अकेले अगर आप सामूहिक रूप से नहीं लड़ेंगे तो आप भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ पाएंगे। और आप उस क्या हरियाणा और महाराष्ट्र की हार ने विचलित किया है साथी दलों को? भारतीय जनता पार्टी, आप हरियाणा में की हार को आप यह नहीं कह सकते हैं कि वहां पे इंडिया दल समूह को या कांग्रेस को जनता ने खारिज कर दिया, सत्ता में नहीं आना। क्या कांग्रेस हठधर्मिता करती है मुद्दे को लेकर, जैसा कि अडानी के मामले में पूरी पार्लियामेंट जाम है? मणिपुर का मुद्दा क्या था, कब कांग्रेस ने सरकार ने बहस कर ली? संभल का कौन सा मुद्दा था कि सरकार ने बहस कर ली? भारतीय लोकतंत्र में कभी आपको दिखाई पड़ा है कि विपक्ष के 70 के लोग संसद को डिस्टर्ब करें? आज क्या हुआ संसद में? आज कौन कांग्रेस डिस्टर्ब कर रही थी? विपक्ष का डिस्टर्ब कर रहा था। अडानी का मसला किसी व्यक्ति विशेष का मसला नहीं है। अडानी का मसला इस देश के अर्थतंत्र को प्रभावित करने का मसला है। जी। दुनिया को यह संदेश देने की बात है कि इस देश में जो निवेश करते हैं वो कानून के अनुसार सुरक्षित है या सरकार के व्यूज पे। थैंक यू सर। मैं वीरेंद्र जी को भी इनवाइट करता हूं इस परिचर्चा में, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। ये दरारें क्यों पड़ती दिख रही हैं? स्पेशली मैं देख रहा हूं, चाहे वो अबू आसिम आजमी का स्टेटमेंट हो या जैसा कि अभी उमाशंकर जी आईपी सिंह के लिए काफ़ी अपमानजनक बात कर रहे थे। क्या वाकई में दरार है इन लोगों के बीच या फिर कुछ नेताओं का आपसी झगड़ा है? देखिए ब्रजेश जी, आसिम बकार साहब की वो बात सही है कि गठबंधन जो होता है वो उपयोगिता के सिद्धांत पर चलता है। चुनाव खत्म, गठबंधन खत्म। जब अगला चुनाव आएगा तो फिर गठबंधन किया जाएगा। आज अगर ये दरार बढ़ती है तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नुकसान में रहेगी, ये भी तय है। कांग्रेस को इस बात को समझना होगा कि वो जब देश के अन्य राज्यों में बीजेपी से अकेले मुकाबला नहीं कर पा रही है, चाहे मध्य प्रदेश रहा हो, चाहे हरियाणा हो और अब महाराष्ट्र,
तो उसको उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में एक सबसे बड़े भरोसेमंद साथी को अपने साथ रखना चाहिए। अगर ये मांग की जा रही है कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व बदला जाए, तो ये कोई कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बदलने की बात नहीं हो रही है। इंडिया गठबंधन में विभिन्न दलों के नेता हैं, वो मिलकर अपना एक अलग नेता अगर चुनना चाहते हैं तो वो उसमें कांग्रेस को कोई एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी के अंदर का हस्तक्षेप नहीं है जी। ये गठबंधन के दलों की अपनी राय है और इस पर कांग्रेस को बुरा भी नहीं मानना चाहिए। कांग्रेस जरूर सबसे बड़ा दल लोकसभा में है विपक्ष का, लेकिन जब बहुत सारे दल इकट्ठा होकर बनते हैं तो उनका नेता कभी नीतीश कुमार चुना गए हैं, कभी जॉर्ज फर्नांडिस रहे हैं, कभी बहुत सारे अलग अलग नाम रहे, चौधरी चरण सिंह से लेकर तमाम सारे लोग ऐसे रहे हैं। लेकिन जिस पार्टी को उत्तर प्रदेश में 1 सीट से 6 लोकसभा सीटें मिली हो और अगर वो इस भ्रम में हो कि लोकसभा की तरह ही मुसलमान उसके साथ विधानसभा में रहेगा, तो वो नुकसान उठा सकती है। अभी अखिलेश यादव के साथ उनको गठबंधन में बने रहने की कोशिश करनी चाहिए और ये मानना चाहिए कि समाजवादी पार्टी उनकी बड़े भाई की तरह है, क्योंकि अगर ये गठबंधन टूटा तो यूपी में कांग्रेस बहुत नुकसान में जाएगी। उसके पास ना तो कोई अपना वोट बैंक है ना कोई संगठन है। इस चीज को उनको ध्यान में रखना होगा और इसमें कोई नई बात नहीं है कि कांग्रेस ममता बनर्जी के खिलाफ भी लड़ चुकी है बंगाल में अलग से, केजरीवाल के खिलाफ पंजाब में लड़ी और दिल्ली में लड़ रही है। तो कांग्रेस अपने गठबंधन के बहुत सारे सहयोगियों के खिलाफ लड़ रही है चुनाव। तो गठबंधन का जो पैमाना था वो लोकसभा का था और अब ये बात साफ हो गई है कि कांग्रेस अगर पिछले राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करके आई होती तो उसकी ताकत बढ़ती, उसके ऊपर लोग उंगली ना उठा पाते, लेकिन वो चुनाव हार कर आ रही है, इसलिए मतभेद की बातें आ रही हैं। अखिलेश यादव ने तो हरियाणा में इनका विरोध नहीं किया था, तब वहां ठीकरा किसके सर फोड़ेगी। मध्य प्रदेश में 1 सीट को लेकर कितना विवाद हुआ। महाराष्ट्र में जो आज समाजवादी पार्टी को जिसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है उसमें इन्होंने उनको अपने साथ नहीं लिया। तो जब सारी चीजें पर आप सहमत नहीं होंगे और बाद में चिल्लाएंगे कि दरार आ गई, दरार आ गई, हमारे यहाँ तो दरार आती है तो हम लोग सीमेंट डाल के चूना पतवा दी थे ऊपर से, तो ये भी चूना पतवा दें और क्या बचा है। इसके अलावा कंक्लूड क्योंकि थोड़ा वक्त सियासत में जी देखिए बहुत साफ बात है, चूना सियासत में ज्यादा आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा, त्याग करना पड़ेगा। जी वीरेंद्र जी 2014 से लेके आज 2024 में खड़े हैं कांग्रेस। आज पांडे जी चूना पतवा के जाएंगे, आप चिंता मत करो, बोलो आप। इनको देखना होगा कि हम 10 साल में जितना लोगों को इकट्ठा करते हैं फिर उसमें से लोग अलग हो जाते हैं, फिर हम एक रास्ते पर क्यों नहीं चल पाते हैं। भाजपा को रोकना कोई आसान नहीं है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इंडिया गठबंधन के अस्तित्व पर अब ग्रहण लगेगा और इसके लिए लोगों को तैयार रहना चाहिए। और ये जो पीडीए का एजेंडा है और ये जो संविधान का एजेंडा है ये अलग अलग हो जाएगा, ये किस ओर जाएगा। 2027 की तैयारियों पर विपक्ष के इससे असर पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये जरूर है कि भारत में विपक्ष के गठबंधन ज़्यादा दिन नहीं चलते हैं, क्योंकि सत्ता में रहने पर ही संसाधन मिलते हैं और पार्टियां चल पाती हैं। जी वीरेंद्र जी, तो ये एक देश स्तर की समस्या है, कोई कांग्रेस या समाजवादी पार्टी की ही समस्या नहीं है। और इसका आप नतीजा देखा होगा, लोगों ने जब इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने और जनता पार्टी की सरकार कई दलों को जोड़कर बनी और 2.5 साल बाद वो फिर चुनाव हार गए। 89 में बीपी सिंह की सरकार कई दलों को जोड़कर बनी और थोड़े दिन बाद गिर गई। तो ये सब उदाहरण है, लेकिन अब समझने वाली बात है वो जैसा जो समझे। फिलहाल आज साहित्य में सुनिएगा कि किसी एक रिश्ते में कभी भला तुम टिकते क्यों नहीं, और अरे जो इतने ही सस्ते हो तो फिर बाजार में बिकते क्यों नहीं। और प्यार, अदब, तहजीब, सलीका
जी। ये सब ढोंग क्यों? जैसा शख्स हो आखिर वैसा तुम दिखते क्यों नहीं, और दौड़े जा रहे हो कि न जाने हासिल क्या करना है, और कुछ देर को ही सही जरा देर तुम कहीं ठहरते क्यों नहीं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन हम तक उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, दूसरा चरण इस पर चर्चा का शुरू करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला मेरे साथ मौजूद हैं। मनीष जी, अगर विपक्ष के गठबंधन में दरार आई है तो क्या भारतीय जनता पार्टी इसका लाभ उठाने की पूरी राजनीतिक कोशिश करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राजनीति अपने संगठन और अपने सरकार के जो रिपोर्ट कार्ड है उसके आधार पर करती है। इंडी गठबंधन में दरार पड़े या वो साथ रहे, इससे भारतीय जनता पार्टी को न खुशी है न दुखी है और न ही उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट है। दो बातें मैं कहूँगा ब्रजेश जी। मैंने पहले दौर में कहा कि अखिलेश यादव कमज़ोर नेता है, हताश नेता है और घुटना टेक नेता है। तमाम लोगों को अजीब लगा होगा, लेकिन अगर आप अपने ही शो में हमारे बाद जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने वक्तव्य दिया उसको अगर एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कांग्रेस के प्रवक्ता ने क्या कहा? आदित्य ठाकरे तो बच्चे हैं, ये आईपी सिंह कौन है जी? मतलब अगर इनका बस चलता तो पूछ लेते कौन अखिलेश वखिलेश। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता वो भागते रहे। इसीलिए मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपना मनोबल खो चुकी है। भले उसके पास सीट हो गई हो लोकसभा में, भले वो मुख्य विपक्षी दल है, लेकिन घुटना टेक कर राजनीति कर रहे हैं और इन दोनों लोग के बयानों ने मेरी उस बात को पुष्ट किया है। दूसरी बात, गठबंधन में रह के कम से कम शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति तो ठीक बोलना चाहिए, कम से कम जब तक गठबंधन में है तब तक तो रहना चाहिए। लेकिन रामगोपाल जी का आज बयान है कि राहुल गांधी चुनाव हारते रहते हैं। आईपी सिंह ने क्या कहा? उम्र 55 की, दिल बचपन का। पांडे जी कह रहे हैं कि आदित्य ठाकरे बच्चे हैं, वहां मिनिस्टर रह चुके 5 साल शायद आदित्य ठाकरे इन्हीं के गठबंधन के साथ थे। अब इनको इतना नहीं ध्यान में है। चलिए, अगर आईपी सिंह को नहीं जानते तो आदित्य ठाकरे को भी नहीं जानते। इनके साथ गठबंधन में 2.5 साल वो मिनिस्टर रहे महाराष्ट्र अघाड़ी के साथ। तो देखिए, ये जो पारिवारिक विरासत को बचाने के लिए लोग इकट्ठे हुए हैं, इनका निजी स्वार्थ है। थैंक यू मनीष जी, शुक्रिया। और इनको न राष्ट्र हित से मतलब है न जनहित से मतलब है। और कांग्रेस तो एजेंट बन गई है जॉर्ज सोरेस की, उन्हीं के कहने पे चल रही। वो चाहती कि देश का कोई भी उद्यमी न बचे, देश का कोई भी व्यापार न बचे, जो भारत की हनक और धनक कायम है खत्म हो जाए। और इसके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं, इन आरोपों पर मैं आपकी सफाई चाहता हूं। बने हुए राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस। धन्यवाद मनीष जी। पांडे जी, गो अहेड, शुरू करिए। देखिए ब्रजेश जी, पहली बात तो बार-बार मनीष जी ने ये कहने की कोशिश की, मैंने आदित्य ठाकरे जी को बच्चा नहीं कहा है। मैंने ये कहा है कि जब राष्ट्रीय नेतृत्व के माध्यम से सुनिए कोई बयान ना आ रहा हो तो नीचे लोगों को इस तरीके की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, एक बात। दूसरा, हमारे शब्दों पर तो मनीष जी को बड़ा ध्यान जाता है। अभी जिसकी चर्चा हो रही थी ओम प्रकाश राजभर की, माँ बहन की गालियां तक दी उन्होंने योगी जी को, और फिर भी आप उनको सुबह के धुधलके में उनको जाके ले आए और अपना साथ कैबिनेट मिनिस्टर बना लिए। और ये कोई एक उदाहरण नहीं है, अकाली दल से लेके यही नीतीश कुमार से जूतम पैजार करके पिछले 10 सालों में 4 बार अलग हुए हो। ये चंद्रबाबू नायडू से जूतम पैजार अटल जी के सरकार में करके गठबंधन तोड़े हो, और हमारे गठबंधन पर इनको बड़ा ध्यान है। अपने गिरेबान में झांक कर जरूर देखिए। दूसरी बात, मैं एक बात बताऊं, पर आज कहने का मौका मिला तो आपने दिया है ना, आपके और आपके सहयोगी दलों के बीच रिश्ते कोई दरार नहीं। मैंने पहले भी बोला, कोई दरार नहीं है किसी भी शीर्ष। तो आपने आईपी सिंह को गाली क्यों दी? आईपी सिंह की बात नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं। मैंने कहा, अरे दोस्त है हमारे, आप ऐसे कैसे बोल दोगे उनको? मैंने कहा अखिलेश यादव जी, कर रहे थे आप नहीं मनीष जी, मैं बात कर रहा हूँ। जितने शीर्ष नेतृत्व हैं, किसी का कोई बयान आया क्या? इंडिया गठबंधन पूरी ताकत से खड़ी है। मैं एक और बात सर, थोड़ा सहयोग करिए, आज सहयोग करिए। धन्यवाद। कर्नल साहब, आपसे कुछ प्रश्न हुए, मैं चाहता हूँ आप उस पर अपना स्पष्टीकरण दें। कांग्रेस धन्यवाद, पार्टी के सहयोग करें। 29 सांसद राज्यसभा के हैं, 700 से ज्यादा विधायक हैं, 10,000 किलोमीटर उन्होंने इस देश का दौरा किया, विदेशों से लेकर दूसरे लोग को बोलने का अवसर जरूर। मैं मनीष जी को लास्ट बात कह रहा हूं,
अडानी के एजेंट बने धन्यवाद। हुए मनीष जी चाहते हैं धन्यवाद कि अडानी पर पांडे चर्चा जी, ना हो। शुक्रिया। अब थोड़ा सहयोग करें। मनीष कर्नल साहब जी को बोलिए। मत कहिए। 10 साल से एक तो ब्रजेश जी मेरा आपसे विनम्र निवेदन सर है 120 सेकंड। कि आऊं चाऊं माऊं टाइप बहस नहीं चाहिए। बहुत आप गंभीर डिबेट करते हैं, मैं निवेदन करूंगा आपके आप अपनी माध्यम बात से रखें। प्रवक्ता अपने वक्त में बोलें। आप आऊं बोलें, माऊं चाऊं प्लीज। वही करते हैं जिनके पास असल में रिपोर्ट कार्ड में कुछ बताने के लिए होता नहीं। जो साथी ये बार बार कहते हैं कि हम रिपोर्ट कार्ड पे वोट मांगते हैं, वो सिर्फ अखिलेश जी जपते रहते हैं पूरे अपने 3 या 4 मिनट के वक्तव्य में। और आज मैं दोनों चरणों में यही देख रहा हूं। मुझे तो लगता है रात में भी वही सपने में याद आते होंगे जो नफरत के नाम से पहचाने जाते हो, दंगों के नाम से पहचाने जाते हो। जैसी डिबेट तो इंडी गठबंधन पर ही है ना। एक आप कंटिन्यू करें। लाइव आप डिस्ट्रैक्ट आप बोलिए सर, मत बनिए आऊं आप अपनी बात कंप्लीट करें सर। आप अपना समय जाया कर रहे हैं। आप ही के जा रहा है ऐसे सर। कहते जनता को हंसने दीजिए। आऊं माऊं चाऊं, मेरा ऑब्जेक्शन जनता को हंसने दीजिए। आऊं माऊं चाऊं, विषय बताया था कि नहीं थोड़ा बुलाने के गंभीर पहले ये जो प्रवक्ताओं की तरह समाजवादी बिहेव आप करिए। अपनी मनीष बात जी कंटिन्यू करें। अपने टाइम पे बोला आप करिए। बोलें, आप उनसे आप क्यों रिपोर्ट खाते कार्ड के वहां पे वोट मांगते हैं। आपका कंटेंट ही नहीं रिपोर्ट सर कार्ड आप आपके अपना पास। देते नहीं है। आज भी आपने रिपोर्ट सर आप कार्ड बोलें, नहीं आप दिया। बोलें, आप बोलें, आपकी आवाज जा आपसे और अखिलेश रही है। यादव धन्यवाद अरे मनीष जी, सुनिए, शुक्रिया। दुनिया हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठा, नाम नहीं लेंगे, आपके साथी ने बोला है। और कटोरा लेके भीख मंगवाएंगे सड़क पे, आपके साथी ने ही बोला है। हमको ज्ञान दे रहे हैं। सवाल है इंडी हमको गठबंधन ज्ञान, में का अरे डिबेट आऊं है माऊं चाऊं मत करिए। और देखिए इनके फिर सर आप कंटिन्यू करें, आपकी आवाज जा रही है। मत करिए। आप समाज से मैं जाया कर जनता रहे के हैं। बीच में आपको उपहास का पात्र बना दूंगा आज। आऊं माऊं चाऊं नहीं, मत कीजिए। ब्रजेश जी, आपके चैनल अपने पर वक्त अखिलेश में यादव बात का किया नाम कीजिए। लेना और प्रतिबंधित सर धन्यवाद। पार्टी के ओके, प्रवक्ताओं को ऑल राइट, सिखा दीजिए। थैंक यू। एक रोहित बात आप मैं कहना कंटिन्यू। चाहूंगा। सर समय समाप्त हो। सर एनडीए धन्यवाद। गठबंधन ने थैंक 12 यू। साल में एक ओके, बैठक की चुनाव रोहित के आप पहले मुझे बताओ और 4 महीने इस से दरार फिर के गायब है। वास्तविक कारण हमको क्या है? गठबंधन पे ज्ञान मत दें। बहुत शुक्रिया रोहित, कंटिन्यू। दरार के कारण क्या है? और मैं सबसे आग्रह करूंगा अपनी अपनी बारी में बोलें ताकि हम व्यवस्थित तरीके से आपकी बात दर्शकों तक पहुंचाएं। कृपया। यस रोहित, कंटिन्यू। ये जनता आपके लिए 60 सेकंड है। जी देखिए, अच्छा दूसरे के लिए 120 सेकंड, हमारे अरे लिए 60 नहीं सेकंड। बचा टाइम, झगड़ा कर लिए ये लोग। किसी दिन मुआवजा ले लेना मुझसे। और ठीक क्या? है, मुआवजा दे दीजिएगा, किसानों को भी मिलना है मुआवजा। नहीं वो तो मैं 400 रुपए भी दे रहा हूँ गन्ने का। ना प्लीज प्लीज कर्नल साहब, देखिए कर्नल साहब आप ब्रजेश जी- डिसिप्लिन्ड पर्सन हैं। ब्रजेश जी- आप कर्नल रहे हैं, आप ऐसा ना करें। कंटिन्यू। देखिए ब्रजेश जी, जो जनता का वोट लूटने आए थे, जो जनता को गुमराह करके आदित्य ठाकरे जैसे लोगों को लेके मुसलमानों का वोट मांगने आए थे, जो अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि उनकी विचारधारा क्या रही होगी। आप सोचिए कि कितना तमाशा बनाया इन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ। दिल्ली में गठबंधन, पंजाब में गठबंधन, नहीं, जनता को मूर्ख समझ रखा है। धन्यवाद रोहित। नहीं ये क्या बात हुई? आज नहीं, ये ऐसे कंपनसेशन नहीं चलेगा ना। ये हास्यास्पद है, ये थोड़ा ऐसे भाईचारा नहीं वाले चलेगा। कटो बटो पे वोट दूसरी- मांग रहे हैं। दूसरी बात- देखिए आप दूसरी बात, आज थोड़ा दूसरी- समझ एक लीजिए 10 पार्टियां। सेकंड। अच्छा 10 सेकंड। अभी समाजवादी पार्टी प्रवक्ता कह रहे थे कि मैं नहीं, भाईचारा पे वोट मांगने कर्नल वाले साहब, कटो यहाँ बटो पे पे- वोट यहाँ मांग रहे थे। आपको चुनाव ऐसा में नहीं करना की चाहिए। व्यवस्था बना रहे थे। आज राहुल गांधी ने सदन में क्या किया? अपना मानसिक संतुलन खोने का उन्होंने खुद ही प्रमाण पत्र दे दिया। प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा रहे हो सदन के अंदर। क्या धन्यवाद। में ओके, आप all right. मैसेज देना चाहते हो? ओके, क्या go ahead. मैसेज देना चाहते वालों ने हो? वो हाँ भैया, भूल गए। वो ओके, संघर्ष धन्यवाद। की निशानी Thank है। you. वही Continue, संघर्ष की sir. निशानी है आप हमारी। मुझे बताएं, आप कितने ट्विटर पे नहीं बैठते? दोनों की आप आवाज बंद नेताओं करा की दूंगा तरह मैं। ट्विटर पे नहीं बैठते हम। ना तो अखिलेश यादव जी के, अब थोड़ा सा cooperate करेंगे आप लोग। ट्विटर पे बैठते थोड़ा हैं। cooperate। आपकी तरह बैठते हैं। तो इसलिए बिल्कुल वही हमारे संघर्ष की निशानी इन है। दोनों की आवाज वही बंद कर हमारे दिया जाए, संघर्ष की उमाशंकर निशानी पांडे है। और रोहित की। कंटिन्यू सर। आपको तो जनता आप ही दोनों की वोट आवाज देगी नहीं ना। जा रही, आपस में लड़ लो। आप मुझे बताओ कि क्या इंडिया अलायंस का कोई आगे फ्यूचर है या फिर ये अलग अलग राह पकड़ेंगे? वकार साहब। सर फ्यूचर तो अपोजिशन का है। बिना अपोजिशन के अगर आप भारत को देखना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा दुस्वप्न नहीं हो सकता। आप ये चाह रहे हैं कि अपोजिशन ही खत्म हो जाए? ब्रजेश भाई, अपोजिशन खत्म नहीं हो सकता। और अपोजिशन है तो इंडिया है, और इंडिया है तो अपोजिशन है। और आप चाहते हैं कि कांग्रेस उसका नेतृत्व करे? नहीं, मैं चाहता हूं कि वो नेतृत्व करे जिसकी पूरे देश में स्वीकार्यता है। आपको तो घर में घुसने तक नहीं दिया, कुंडी तक नहीं खोल रहे ये लोग, और आप ये लड़ाई मेरी उनकी नहीं शान है। में आप नारे बढ़ा रहे। सर ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई मैं मुझे आपकी चिंता लड़ाई है आपकी, मुझे लड़ाई फिक्र लड़ है रहा हूं। आपकी। नहीं, मैं ब्रजेश मिश्रा जी की लड़ाई लड़ रहा और हूं। मैं आसिम वकार की लड़ाई लड़ रहा हूँ। लड़िए मैं सर। चाहता हूँ कि कुंडी खुले और आपको अंदर बुलाएं। बिल्कुल, हम दोनों और हाथ, ये ऐसे लोग हम हैं दोनों हाथ आपको मिलाकर, देखकर ये तो ताला मार दे रहे हैं। सर हम दोनों हाथ मिला के चलते हैं। और फिर मैं बता दूं आपसे कि ममता बनर्जी को डर कांग्रेस से है कि मुसलमान वोटों में सेंध न लग जाए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान वोटों में सेंध लगा दे। 2024 का गठबंधन इसी बात का था। अखिलेश जी सोच रहे थे कहीं ऐसा ना हो मुसलमान चला जाए, धन्यवाद, बीच में ना बोलें। मुसलमान कहीं वकार कांग्रेस साहब में हैं, चला जाए, महंगा पड़ जाएगा। कांग्रेस वाले जानते थे कि मुसलमान कुछ ना कुछ आएगा, इसी डर का यह गठबंधन था। और फिर मैं बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने जिस दिन मुस्लिम लीडरशिप डेवलप कर ली,
उस दिन ये आप- सवाल ही नहीं खड़ा आप होगा। दूसरी पिच पे खेल रहे हो सर। आप अपनी पार्टी छोड़ कांग्रेस की चिंता आपको ज्यादा है। ओके, मैं सर रवि मुझे देश की चिंता है सर, मैं ना करूं, मैं क्या आप ये बताइए मैं क्या करूं? सर अगर मुझे भी- पता नहीं था कि आज मैंने कांग्रेस से 2 बुलाए। नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही है, धन्यवाद सर। नहीं सर सुनिए तो, सर आप थोड़ा सहयोग करें, बीजेपी वक्त अगर कम ये है। चाह रही है कि शुक्ला जी हैं, तिवारी जी वेट कर रहे हैं। बीजेपी चाह रही है विपक्ष खत्म हो जाए, तो क्या मैं भी बीजेपी की हाँ में हाँ मिला दूं? तो ठीक है सर, तो मर्जर कर दीजिए MIM का। नहीं क्यों करते हैं सर, हम लड़ाकू लोग हैं, फाइटर हैं हम लोग, कहाँ हमारे लीडर लड़ाकू हैं फाइटर सर? हैं, हम लड़ेंगे सर, आखिर तक लड़ेंगे। कुंडी खुल नहीं रही, आप नहीं सलाम सर, पे सलाम नहीं कर असद रहे हैं। वैसी जिंदाबाद, हैं? असद वैसी जिंदाबाद, MIM वो तो अब याद आया जब आपने ब्लंडर कर डाला। ओके, मैं रवि तिवारी जी को इनवाइट करता हूँ। रवि तिवारी जी, क्या महाराष्ट्र की राजनीति में कोई परिवर्तन आएगा या फिर अभी वक्त बहुत है और ये लोग सिर्फ आपसी टकराव है? आप क्या मानते हो? ब्रजेश भाई, सबसे पहली चीज तो ये है कि क्षेत्रीय पार्टियों की अपनी मजबूरियां हैं और राष्ट्रीय पार्टियों की अपनी मजबूरियां हैं। कांग्रेस पूरे इस लड़ाई को विपक्ष में रह के जब देखती है तो बहुत होलिस्टिक व्यू से देखती है, और बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां, चाहे वो ममता बनर्जी की बात करें, शिवसेना की बात करें, और एक एक राज्यों में सिमटी हुई जो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टियां कहती हैं, उनकी भी अपनी मजबूरियां हैं। तो उन्हें जब आप क्षेत्रीय लड़ाई की तरफ देखेंगे तो वहां आपको एक ये MIM अचानक कांग्रेस की तरफ क्यों इतने दाने डाल के या इतने सरेंडर भाव से क्यों दिख रही है? मैं तो अचरज में हूँ आज आसिम वकार को सुनकर। एक बार फिर से सवाल रिपीट करेंगे? मैं आसिम वकार की बात सुनकर आज स्तब्ध हूं और अचरज में हूं कि वो इतना MIM क्यों सरेंडर कर रही है कांग्रेस के सामने। देखिए, MIM के लिए नुकसान थोड़ा सा ज्यादा हुआ है, और उसके लिए 2 तरीके का नुकसान है। पहला नुकसान तो ये रहा है कि जिस तरीके से उसके कैंडिडेट खड़े होते रहे महाराष्ट्र में भी, वहां पे नुकसान सबसे ज्यादा विपक्ष को मिला है। तो MIM चाहे जो स्टेटमेंट दे, लेकिन तो आप ये चाहते हैं कि अगर ऐसा हो इन कुंडी खुले और इनको अंदर लिया जाए, जो है कुंडी खुले इनके लिए? मुझे मुश्किल लग रहा है, मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है उनके लिए कुंडी खुल पाए। सर शुक्रिया सर। तिवारी जी, थोड़ा सा आज वक्त का अभाव है, मैं आपसे थोड़ी क्षमा चाहता हूं। मैं शुक्ला जी को आमंत्रित करता हूं, सुनील शुक्ला जी को। तो सर आप बताइए कि क्या भविष्य आप देखते हैं इधर इंडिया अलायंस के घटक दलों के बीच ये जो तल्खी बढ़ी है इसके परिप्रेक्ष्य में? नहीं, इंडिया दल समूह के बिखरने की कोई आशंका नजर नहीं आती। इन्हीं बयानों के बीच यह इंडिया दलों का समूह बना रहेगा। इस दल में वो दल सभी शामिल बने रहेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजनीति कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी इंडिया दल समूह से अलग नहीं हो सकती, RJD अलग नहीं हो सकती, ममता बनर्जी अलग नहीं हो सकती हैं। ये जितने भी दल हैं इनकी स्थिति यह है, ये NCP शरद पवार अलग नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ का ही मतदाता इनका समर्थक है। मतलब ये लड़ते रहेंगे पर एक रहेंगे? नहीं, लड़ कहाँ रहे हैं? सवाल है ना कि आप लड़ने की बात कर रहे हैं केवल। अरे अबू आसिम आजमी ने सर कॉलर पकड़ ली और वो कह रहे हैं कि ये बी टीम है सर। अबू हाशमी साहब समाजवादी पार्टी के का नेतृत्व उनके हाथ में नहीं है, एक राज्य के पदाधिकारी। IP सिंह गालियां बक रहे हैं, उमा शंकर कह रहे हैं, भौंक रहे हैं सर। ये तो मतलब साफ साफ बदतमीजी हो रही है सर। बीच में नहीं बोलोगे आप? हाँ सर, कंटिन्यू शुक्ला जी। उमा शंकर जी की बात पर टिप्पणी करने का आपको हक है। रही बात MIM की जो बात कही असीम साहब की बात, देखिए असीम साहब को बहुत नुकसान हुआ है। आप याद कीजिए बिहार के सीमांचल में इनकी पार्टी को कितना जन समर्थन मिला। जब पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए गए सब जगह इनकी जमानत जब्त हो गई। उसके बाद गुजरात में चुनाव लड़ने गए सब जगह इनकी जमानत जब्त हो गई। या उस छाया से सर एक चीज और है जो आप बताए नहीं, राजस्थान में सारे कैंडिडेट मिला के पता इनको कितने वोट मिले थे सर? 1500। वही मैं कह रहा हूं कि नोटा को उससे ज्यादा मिला हुआ है। बड़ी हंसी आ रही है। आज स्थिति है ना, आप उन दलों के बारे में सोचिए कि कई दल जो अपने राज्य में सभी सीटों तो पर ये नहीं लड़ते, एक हाथ पर सरेंडर कर जैसे गए सर, एक हाथ से लेट गई MIM, ऐसा कैसे हो गया? आज तो मुझे लग रहा है कि मैं कांग्रेस से 2 बुलाया हूँ। एक नहीं ऐसा नहीं होता, कहना सही है। आप उनकी बात को सिद्धांत स्वीकार नहीं कर सकते। नहीं, तार्किक व्यक्ति है, मैं तो बहुत अप्रिशिएट, मैं तो इनका फैन हूँ। नहीं, जैसे उन्होंने कहा कि NDA का नेतृत्व बीजेपी के हाथ में है जी, बीजेपी के अलावा कोई नेतृत्व नहीं कर सकता। हालांकि उसी NDA के संयोजक क्षेत्रीय पदाधिकारी भी रहे हैं, जिसमें चंद्रबाबू नायडू साहब रहे हैं, जॉर्ज फर्नांडिस रहे, कभी राष्ट्रीय पार्टियों के नेता नहीं रहे। ये नहीं कर सकते एक, लेकिन आज की तारीख में अगर आप NDA के का नेतृत्व बीजेपी के पास, बहुत शुक्रिया सर। मैं समय कब का पार कर चुका हूँ, पर ये डिबेट इतनी रोचक है कि अगर 1-2 घंटे और चलाएं तो चलेगी। मैं आप सबका
बहुत आभार और साथी प्रवक्ताओं का भी धन्यवाद देता हूं कि आज संयम उन्होंने बरता और सबने एक कम्युनिकेट कर पाए, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। बहनों भाइयों, आप सबका भी शुक्रिया कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।